Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So as you all know, we are doing chapters from class 6 new NCERT of हिंदी मल्हार। अभी तक हमने 7 चैप्टर कर लिए हैं। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 8 देखेंगे, सत्रिया और बिहू नृत्य। ये इस चैप्टर का पार्ट 1 है। So यहाँ आप इंडेक्स में भी देख सकते हैं। अभी तक हमने 7 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप ऑल ऑफ यू हैव वॉच्ड ऑल द प्रीवियस वीडियोज। अगर अभी तक आपने वीडियोज नहीं देखी हैं, सो ऑल द लिंक्स आर देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, प्लीज गो थ्रू दैट। चलिए अब चैप्टर को स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें 2 डांस फॉर्म के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, एक है सत्रिया और एक है बिहू नृत्य। लेकिन क्या है ये कहानी, चलिए आगे देखते हैं। तो भारत एक विशाल देश है। इसकी रंग बिरंगी, सुंदर, प्राचीन और जीवन से भरी संस्कृति पूरी दुनिया में अनोखी है। सो भारत का जो कल्चर है, क्योंकि ये इतना विशाल है, हमारा देश इतना बड़ा है कि इसकी सभी संस्कृति या जो भी चीज़ें यहाँ पर प्रचलित हैं वो पूरी दुनिया में लोग इसके बारे में जानते हैं। भारत के प्रत्येक स्थान का रहन सहन के तरीके, सब कुछ इतना मोहक है कि पूरी दुनिया में लोग भारत की ओर खींचे चले आते हैं। हर राज्य की अपनी एक संस्कृति है, कला है, वहाँ का एक फेमस डांस फॉर्म है और भी बहुत सारे कल्चरल डिफरेंसेस हैं, जिसकी वजह से ये दुनिया में इतना प्रचलित है कि लोग अपने आप ही भारत की ओर खींचे चले आते हैं। इस पार्ट में भी एक परिवार एक दूसरे देश से भारत में आया है। आइए पढ़ते हैं कि वे कौन है, भारत में कहाँ आए हैं और क्यों आए हैं। तो ऐसी ही एक फैमिली दूसरे देश से भारत में घूमने आई है। वे लोग कौन है, वे भारत में कहाँ से आए हैं और क्यों आए हैं, ये सब इस चैप्टर में हम जानेंगे। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सो एंजेला लंदन के जाने माने इलाके केंसिंगटन में रहती है। उसका घर स्कूल से दूर नहीं था। उसका कोई सगा भाई बहन भी नहीं था। उसे जेम्स और कीरा नाम के दोस्तों के साथ समय बिताना पसंद था। तो यहाँ पर एंजेला की बात हो रही है। वे लंदन में रहती है और उसके कोई अपना भाई बहन नहीं है। उसके 2 फ्रेंड्स हैं, जेम्स और कीरा। उनके साथ वो समय बिताती है, खेलती है। वे सब आपस में मिलकर कई काल्पनिक खेल खेला करते थे। उन्हें ऐसी कहानियों का पात्र बनने में मजा आता था जिनमें दूर दराज की दुनिया का जिक्र हो। एंजेला को हर उस कहानी से प्यार था जिसमें उसे ताजमहल, एफिल टावर या कोलोसियम की यात्रा पर जाना हो। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जल्द ही यात्राओं की उसकी ये कहानियां सच साबित होने वाली हैं। सो ये तीनों बच्चे आपस में मिलकर कई सारे काल्पनिक इमेजिनरी गेम खेला करते थे। वो इमेजिन करते थे कि हम यहाँ दूर देश में गए हुए हैं, वहाँ के कोई कैरेक्टर बनते थे वो लोग। सो ऐसी कहानियों में जो एंजेला थी उसको ताजमहल, एफिल टावर, कोलोसियम की यात्रा पर जाना, ये सब उसे बहुत अच्छा लगता था। उसे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि थोड़े समय में ये जो कहानियां वो लोग खेलते हैं, इमेजिनेशन करते हैं, वो सच होने वाली है। एंजेला की माँ एलेसेंड्रा एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाती हैं। सो एंजेला की जो मम्मी है, उनका नाम है एलेसेंड्रा, वो क्या करती हैं, डॉक्यूमेंट्रीज फिल्म बनाती हैं। छोटी छोटी जो मूवीज होती है किसी टॉपिक से रिलेटेड, वो बनाती हैं। सो उन्हें लंदन की ब्रिटिश अकेडमी से असम की नृत्य परंपरा पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने की वित्तीय मदद दी गई थी। सो लंदन में जो अकेडमी है उससे एंजेला की मम्मी को फंड मिला था कि वो असम जो इंडिया में है, वहाँ की जो डांसिंग कल्चर है उसके ऊपर एक मूवी बनाए, एक डॉक्यूमेंट्री बनाए। पेचीदा बात यह थी कि उनके पास इस काम को पूरा करने के लिए सिर्फ 1 महीने का वक्त था। असम के नृत्य के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए उन्हें सिर्फ 1 महीने का वक्त मिला था। उन्होंने एंजेला के स्कूल से उसकी बसंत की छुट्टियों को 1 हफ्ते और बढ़ाने की अनुमति ले ली, जिससे एंजेला और उसके पिता ब्रायन भी उसके साथ जा सके। एंजेला बहुत जल्दीबाजी में बनाई गई इस यात्रा की योजना से हैरान थी, पर उसकी माँ समय से ये काम पूरा कर सके, इसलिए वे सभी जल्दी से तैयार हो गए। क्योंकि सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा था, सो एंजेला की मम्मी ने स्कूल से छुट्टियों के लिए भी एक्सटेंशन मांग लिया कि जो स्प्रिंग हॉलीडेज पढ़ने वाले हैं उसको थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाए। और उसके बाद वो तीनों, एंजेला, उसकी मम्मी और उसके पापा ब्रायन, ये सभी लोग मिलकर यात्रा पर जा सके। अब इतना सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा था, एंजेला को कुछ समझ भी नहीं आ रहा था ज्यादा। जब तक वो कुछ समझ पाती तब तक वह लंदन से नई दिल्ली होते हुए गुवाहाटी की उड़ान पर थी। यात्रा के दौरान माँ ने एंजेला को असम की खूबसूरती के बारे में बहुत सी बातें बताई। सो एंजेला जब तक सारी चीजें समझती तब तक तो वो फ्लाइट से लंदन से न्यू दिल्ली होते हुए गुवाहाटी पहुंचने वाली थी। यात्रा के समय में उसकी मम्मी ने, एंजेला की मम्मी ने बहुत सारी असम से रिलेटेड खूबसूरती के बारे में बताया कि वो कितनी खूबसूरत जगह है। असम भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है, जिसे अपने वन्य जीवन, रेशम और चाय के बागानों के लिए जाना जाता है। उन्होंने बताया कि असम इतना फेमस है, वो भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है, यानी नॉर्थ ईस्ट पार्ट में है, और वह अपने फॉरेस्ट लाइफ के लिए, रेशम के लिए और चाय के बागान, जो टी प्लांटेशन जो होता है, उसके लिए जाना जाता है। इसके साथ असम में नृत्य भी एक समृद्ध परंपरा
रहा है और वहाँ पर जो डांस फॉर्म है असम का वो भी बहुत फेमस है। देन एलेक्जेंड्रा की डॉक्यूमेंट्री के केंद्र में असम के जनजीवन में नृत्य के महत्व को तलाशना था। सो एलेक्जेंड्रा यानी कि जो एंजेला की मम्मी है, वो जो डॉक्यूमेंट्री या मूवी बनाने वाली थी, उसमें आसाम के जो जनजीवन है, लोगों की जो लाइफ है, उसमें वहाँ के डांस फॉर्म का क्या इंपॉर्टेंस है वो जानना था। वे जब यहाँ आ रहे थे तब अप्रैल का महीना चल रहा था। असम में एक नए साल का वक्त होता है। सो उस वक्त अप्रैल का मंथ था और उस वक्त असम में नया साल मनाया जाता है। बसंत के आने की खुशी में वे सभी एक त्योहार मनाते हैं जिसे वो लोग बिहू कहते हैं, जिसे बिहू कहा जाता है। एंजेला उसी रात इसे देखने जाने वाली थी। सो वो लोग वहां पहुंचने वाले थे। आप यहाँ देख सकते हैं कि वो लोग लंदन से चले थे और इंडिया में भी आसाम की एक जगह है गुवाहाटी, वहां पर वो लोग पहुंचे थे। राइट, अब आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। गुवाहाटी के एक होटल में सामान्य होने के बाद वे उसी शाम को पास के एक गांव मंगल में गए। पास में एक गांव है मंगल, तो वो लोग रेस्ट करने के बाद वहां गए। शाम में गांव पहुंचने पर माँ ने एंजेला को बताया कि बिहू एक कृषि आधारित त्योहार है। कि बिहू क्या है? एक एग्रीकल्चर से रिलेटेड फेस्टिवल है। वहाँ के लोग जो खेती करते हैं उससे रिलेटेड फेस्टिवल है। भारत में जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा किसानों का है। असम में बिहू साल में 3 बार मनाया जाता है। सबसे पहले जब किसान बीज बोते हैं, फिर जब वे धान रोपते हैं और फिर तब जब खेतों में अनाज तैयार हो जाते हैं। सो भारत में बहुत बड़ी जो पॉपुलेशन है वो खेती करती है, वो एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है। ऐसे ही आसाम में ये त्यौहार जो बिहू है 3 बार मनाया जाता है। जैसे जब वो बीजों को खेत में लगाते हैं, जब बीजों से छोटे प्लांट्स निकल आते हैं तो उनको फिर से ट्रांसप्लांट करते हैं उस वक्त, और जब खेतों में अनाज यानी फसल तैयार हो जाती है उस वक्त। तो साल में 3 बार असम में बिहू को मनाया जाता है। एंजेला कार से उतरी। वहां आसपास उत्सव जैसा माहौल देखकर वह हतप्रभ थी। वो बहुत आश्चर्यचकित थी कि लोग फेस्टिवल मनाने के लिए कितने सुंदर सुंदर तरीके से तैयार हुए हैं। वहां एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे मंच बनाया हुआ था, स्टेज बना था एक बनियान ट्री के नीचे। देन वो जगह लोगों से भरी हुई थी। एंजेला ने एक पेड़ के नीचे एक साथ इतने लोगों को पहले कभी नहीं देखा था। वे खुले आसमान के नीचे लोगों के बीच बैठकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे वे आश्चर्यजनक रूप से किसी टाइम मशीन में आकर बैठ गई हो, क्योंकि उसके लिए यह अनुभव बहुत अलग था। उसके यहाँ पर मतलब लंदन में ऐसा उसने कभी नहीं देखा था कि एक पेड़ के नीचे इतने सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसे ऐसा लग रहा था कि वो टाइम मशीन में कहीं बैठकर और दूसरी जगह आ गई हुई है किसी और समय में, या क्या वह उस वक्त किसी सपने की दुनिया में थी। उसे बिलीव ही नहीं हो रहा था। वह मंत्रमुग्ध होकर वहां लड़के लड़कियों को बसंत ऋतु के आगमन पर नृत्य करते हुए देख रही थी कि बसंत ऋतु एक स्प्रिंग सीजन जो है उसके आने की खुशी में लोग इतना डांस कर रहे हैं। एंजेला ने इस बात पर ध्यान दिया कि लड़कों ने वाद्य यंत्र ले रखे हैं और लड़कियों ने लाल और बादामी रंग की गहरी डिजाइन वाली खूबसूरत पोशाक पहन रखी है। वे सभी काफी रंगीन और मस्त लग रहे थे। और एंजेला ने यह भी गौर किया कि जितने भी मेल थे सबके हाथ में एक न एक वाद्य यंत्र यानी बजाने वाला कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट था। और जो लड़कियां थी वो डांस परफॉर्म कर रही थी और उनकी जो साड़ी का कलर था वो रेड और इस तरीके से आप देख सकते हैं बादामी कलर का, बादाम के कलर का, यानी हल्का हल्का ब्राउनिश या क्रीम कलर का। ओके, और ये सभी ड्रेसेस कलरफुल थे। उनका हिलता डुलता शरीर, हाथ पैर की हलचल से समझ में आ रहा था कि वे मौज मस्ती के साथ नृत्य में खोए हुए हैं। उसकी इच्छा हुई कि वह भी अपने घर पर बसंत के आगमन पर ऐसी ही नृत्य करेगी। तो उसको देखकर इतना अच्छा लग रहा था कि इतने अच्छे से ये लोग खुश होकर डांस कर रहे हैं, अपने हाथ पैरों की मूवमेंट कर रहे हैं। उसे इतना अच्छा फील हो रहा था। उसने सोचा कि जब वह अपने घर जाएगी तो वह भी या इसी तरीके से डांस करेगी जब बसंत ऋतु आएगी तब। अब आगे देखते हैं। बिहू नृत्य और इसके उत्सव से अचंभित एंजेला और उसके परिवार ने इसके साथ साथ लजीज पकवानों का पूरा आनंद लिया। जब वे वापस लौटे तब माँ ने एंजेला से पूछा कि उसे बिहू कैसा लगा। तो एंजेला के मन में कई तरह के विचार चल रहे थे। मतलब वो लोग इतने अचंभित थे, इतना सारा एंजॉय करने के बाद बहुत अलग अलग तरीके के व्यंजन पकवान उन्होंने खाए। और जब वो लौट रहे थे तो एंजेला की माँ ने पूछा कि एंजेला तुम्हें कैसा लगा बिहू फेस्टिवल। सो उसके बहुत सारे विचार उसके मन में आ रहे थे। तो एंजेला को अच्छा लगा कि इस उत्सव और नृत्य दोनों को बिहू कहा जाता है। उसने माँ से पूछा कि क्या संगीत और नृत्य सिर्फ त्योहारों पर ही होते हैं।
क्योंकि बिहू जो नाम है वो डांस का भी नाम है और फेस्टिवल का भी नाम है, ठीक है। तो उसने पूछा कि माँ कि ये जो संगीत है, नृत्य है, ये क्या सिर्फ त्योहारों पर ही मनाए जाते हैं? तो माँ ने बताया पूरी दुनिया की संस्कृतियों में लोग नृत्य और संगीत से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, मतलब वो कैसा फील कर रहे हैं ये हम व्यक्त करते हैं डांस के थ्रू, गाने के थ्रू, है ना। खास तौर से भारत में बहुतायत ऐसा होता है, बहुत बार भारत में ऐसा होता है। असम का बिहू नृत्य ग्रामीण जनजीवन के साथ साथ फसल लगाने से लेकर बसंत के आगमन तक से जुड़ा हुआ है। ऐसे ये जो बिहू डांस फॉर्म है असम का, ये भी एक एग्रीकल्चर फेस्टिवल तो है कि जब हमने बीज लगाए तब से मनाते हुए इसे एक सीजन के आने तक, बसंत ऋतु के आने तक, जब फसल तैयार हो जाती है तब तक 3 बार सेलिब्रेट किया जाता है और फसल पकने के बाद तब तक 3 बार सेलिब्रेट किया जाता है और फसल पकने के बाद भी, पूरी होने के बाद भी इसे सेलिब्रेट किया जाता है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। एंजेला की माँ अगले कुछ दिन डॉक्यूमेंट्री के तथ्य जुटाने और साक्षात्कार लेने में व्यस्त रही। एंजेला ने काफी सारी बातों पर दूर से ही गौर किया। उसने महसूस किया कि लंदन के जीवन से यहाँ सब कुछ कितना अलग था। उसे अपनी माँ पर गर्व हुआ। वे एक वैज्ञानिक कहानीकार की तरह हैं जो अपनी फिल्मों के द्वारा बहुत सी चीज़ों को एक साथ दिखाते हैं। सो एंजेला ने अपनी माँ के साथ बहुत जगह पे ट्रैवल किया। उसने देखा कि उसकी मम्मी किस तरीके से डॉक्यूमेंट्री के लिए फैक्ट्स इकट्ठा कर रही हैं, साक्षात्कार यानी इंटरव्यूज़ ले रही हैं, और उसे महसूस हुआ, उसने दूर से ही सब ऑब्जर्व करते हुए महसूस किया लंदन की जो लाइफस्टाइल है वो इंडिया से कितनी अलग है, और उसे अपनी माँ पर बहुत प्राउड फील हुआ। अगले दिन वे उत्तरी असम की तरफ रवाना हुए जहां सभी सत्रों अर्थात मठों की पीठ है। वे सभी एक सत्र के पास रहने के लिए जाने वाले थे और सत्रिया नृत्य का फिल्मांकन करने वाले थे। सो अब वो लोग असम के नॉर्थ पार्ट में नदन आसाम की तरफ रवाना हुए और सत्रों में जा रहे थे। सत्र क्या होता है? इस तरीके से मठ, जो मंदिर होते हैं जहाँ पर पुजारी वगैरह रहते हैं, उन्हें हम मठ या पीठ कहते हैं। तो उनमें से ही एक मठ में वो लोग जाने वाले थे सत्र में, और वहाँ पर सत्रिया नृत्य होता है, एक डांस फॉर्म है जिसे हम सत्रिया बोलते हैं, उसको फिल्मांकन करने वाले थे या रिकॉर्ड करने वाले थे। जब वे दक्षिणापथ सत्र पहुंचे तब वहां उनकी मुलाकात रीना सेन से हुई। दक्षिणापथ सत्र एक सत्र का नाम है, आप यहाँ इमेज भी देख सकते हैं। वहां पर रीना सेन से उनकी मुलाकात हुई जो असम की एक जानी मानी लेखिका हैं। उस हफ्ते उन दोनों को रीना सेन के घर पर ही रुकना था। रीना आंटी की एक बिटिया थी अनु। तो अब ये लोग रीना सेन से मिले। वो बहुत ही अच्छी जानी मानी एक लेखिका हैं और उनके घर ही एंजेला और उसकी मम्मी रुकने वाली थी। रीना आंटी की एक बेटी भी थी जिसका नाम था अनु। अनु और एंजेला ने तुरंत एक दूसरे की तरफ देखा। उन दोनों की ही उम्र 10 साल थी। अब दोनों ही एक एज की थी। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और दोनों ने अंग्रेजी में बातचीत शुरू की। अनु ने एंजेला को कुछ असमिया शब्द भी सिखाए, आसाम में बोले जाने वाले कुछ शब्द सिखाए, और एंजेला को अनु के खिलौने बहुत अच्छे लगे जो थोड़े अलग थे, जैसे गुड़िया, लकड़ी के खिलौने, नारियल की जटा से बने घर, कितने अनोखे खिलौने। उसने लंदन में ऐसे खिलौने कभी नहीं देखे थे। अनु का पसंदीदा खिलौना लकड़ी का बना तीर कमान था। बहुत सारे खिलौने थे अनु के पास, जैसे गुड़िया थी, लकड़ी के बहुत सारे खिलौने थे, नारियल के जो बाल होते हैं, जटा होती है, उससे बने हुए घर थे। ये सब देख के एंजेला को बहुत अच्छा लगा क्योंकि उसने लंदन में ऐसे खिलौने कभी नहीं देखे थे। और अनु का जो फेवरेट खिलौना था वो था तीर कमान, लकड़ी का बना हुआ तीर कमान, जिसे लेकर उसे राम बनना बहुत अच्छा लगता था। वो राम बनती थी जो रामायण है उसका एक पात्र, और एंजेला उसकी विरोधी बनी थी। अब वो लोग एक ड्रामा प्ले कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो उसमें एंजेला कौन बनी? उसकी विरोधी, यानी कि शक्तिशाली रावण। राम का अपोजिट या विरोधी कौन था? रावण। तो एंजेला रावण बनी। वे एक साथ खेल रहे थे। उस कूद फांद और लड़ाई का कोई अंत नहीं था। वो लोग साथ में खेलते ही जा रहे थे। एंजेला और अनु ने देखा कि अलेक्जेंड्रा ने वैष्णव मठ के सभागार में नृत्य कर रहे युवा साधुओं का फिल्मांकन किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो युवा साधु थे उनके डांस फॉर्म को, जो सभागार एरिया है, जो मीटिंग हॉल है, वहाँ पर वो लोग डांस परफॉर्म कर रहे थे। तो एंजेला की मम्मी ने उसे फिल्मांकन किया, यानी रिकॉर्ड किया कैमरा में। एंजेला आश्चर्य से सोच रही थी कि क्या सत्रिया नृत्य सिर्फ लड़कों और पुरुषों के लिए है। एंजेला और अनु सोच रहे थे कि काश वे भी इन युवा साधुओं की तरह गा सकते, नृत्य कर सकते और छद्म युद्ध लड़ सकते। तो उन्होंने देखा कि सिर्फ मेन यानी मेल ही परफॉर्म कर रहे हैं सत्रिया नृत्य को। तो उनके मन में क्वेश्चन आ रहे थे, क्या वेमेन परफॉर्म नहीं कर सकती? क्या सिर्फ मैन ही ये डांस फॉर्म कर सकते हैं? उनका भी मन हो रहा था इन युवा साधियों की तरह नाचने का, गाने का।
तो माँ ने एंजेला को बताया कि 20वीं शताब्दी के बीच में, जब 20वीं शताब्दी चल रही थी, उस समय अगर इन मठों में रहने वाले कोई साधु बाहर जाके पुरुषों को, महिलाओं को अगर सत्रिया नृत्य सिखाते थे तो इससे क्या होता था, उन्हें मठों से निकाल दिया जाता था कि इन्होंने रूल फॉलो नहीं किया, इनको निकालो। लेकिन आज के समय में, आधुनिक दौर मतलब आज के समय में, महिला जो कलाकार हैं जिन्हें सत्रिया नृत्य आता है और वो परफॉर्म करती हैं स्टेजेस पे, ये एक कॉमन सी बात है। बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं और उस रात माँ महिला सत्रिया नृत्यांगनाओं का फिल्मांकन करने वाली थी। बहुत सारे जो महिला हैं, जो कलाकार हैं जिन्हें सत्रिया नृत्य आता है, उनकी ये फिल्म रिकॉर्ड करने वाली थी आज एंजेला की मम्मी। नाउ नेक्स्ट दिया है, एंजेला बहुत उत्साहित थी। उसने रीना आंटी से आग्रह किया कि वे अनु को भी सत्रिया नृत्य में महिला नृत्य को देखने के लिए उनके साथ आने दे। आंटी ने स्वीकृति दे दी। उस रात अनु और एंजेला सत्रिया नृत्य देखने गए, जिसमें भगवान विष्णु के 2 द्वारपालों जय विजय की कहानी थी। तो एंजेला अपने साथ अनु को भी ले गई आंटी से परमिशन लेके कि महिला नृत्य वो देखेगी, जो सत्रिया कलाकार हैं उनका। और उसके बाद दोनों गए, दोनों ने डांस फॉर्म देखे। अब सत्रिया नृत्य में क्या होता है, भगवान विष्णु के 2 द्वारपालों जय और विजय की कहानी दिखाई गई। अब स्टेज पे डांस फॉर्म हो रहा है। देखिए क्या हुआ, पर्दा उठा और एंजेला ने देखा कि सफेद पगड़ी नुमा टोपी में 2 महिलाएं नृत्य और नाटक की शैली में कमाल का अभिनय कर रही थीं। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी, उन दोनों ने देखा कि किस तरह जय और विजय ने कई बड़े ऋषियों को भगवान विष्णु से मिलने नहीं दिया, क्योंकि उस वक्त भगवान विष्णु सो रहे थे। वे ऋषि नाराज हो गए। उन्होंने जय विजय को असुर बनने का श्राप दे दिया। भगवान विष्णु की नींद जब टूटी, तब उन्हें अपने द्वारपालों को बचाने के लिए आना पड़ा। उन्होंने वचन दिया कि वे जय और विजय को मारकर उन्हें श्राप से बचा लेंगे। बाद में जय और विजय दोबारा भगवान विष्णु के द्वारपाल बने। तो वहां पर भगवान विष्णु से रिलेटेड एक कहानी स्टेज पे दिखाई जा रही थी, जिसमें उनके 2 द्वारपाल हैं। द्वारपाल मतलब जो गेट पे रक्षा करते हैं, जिनका नाम है जय और विजय। उनसे मिलने के लिए कुछ साधु आए हुए थे। तो उस वक्त भगवान विष्णु सो रहे थे, तो उन ऋषियों को मिलने नहीं दिया जय विजय ने भगवान विष्णु से, जिससे नाराज होकर ऋषि ने जय और विजय दोनों द्वारपालों को असुर बनने का, यानी राक्षस बनने का श्राप दे दिया। जब भगवान की नींद खुली और उन्होंने देखा कि द्वारपालों को श्राप मिल गया है, तो उन्होंने वचन दिया कि वो कैसे भी जय और विजय को श्राप से मुक्त कर देंगे। और बाद में जय और विजय दोबारा से क्या होता है, भगवान विष्णु के द्वारपाल बन जाते हैं। सो ये एक्ट होता है, एक नाटक करके स्टेज पे दिखाया जाता है। नाउ नेक्स्ट है, एंजेला को ये कहानी नाटकीय और दिलचस्प लगी। एंजेला को लगा कि कितनी सुंदर स्टोरी है और कितनी ही इंटरेस्टिंग है। सत्रिया महिला नृत्यांगनाओं ने जिस प्रकार के शक्ति, बल और आकर्षण प्रदर्शित किया, वह अद्भुत था। एंजेला को लगा कि उन महिला कलाकारों की प्रस्तुति सत्रिया नृत्य करने वाले पुरुष कलाकारों से भी बेहतर थी। उनको जो महिलाओं ने डांस फॉर्म किया सत्रिय, वो पुरुषों की अपेक्षा बहुत ज्यादा अच्छा लगा। इसके बाद के दिनों में अनु और एंजेला के ख्यालों में बस सत्रिया नृत्य ही घूम रहा था। उन दोनों ने स्वर्ग के द्वारपाल जय विजय की तरह हथियार और तलवार चलाते हुए नृत्य किया। अलेक्जेंड्रा बच्चों की इस उत्सुकता को समझ गई और वे उन्हें सत्रिया कलाकारों के होने वाले साक्षात्कार में साथ लेकर गई, क्योंकि वो लोग वो शो देखने के बाद इतने एक्साइटेड थे कि वो लोग दिन भर वही बातें किया करते थे कि कैसे वो लोग द्वारपाल लड़ रहे थे और कैसे उन्हें श्राप मिला और बाकी की चीजें डिस्कस करते थे। तो जब एंजेला की माँ ने देखा कि बच्चे इतने उत्सुक हैं, इतने एक्साइटेड हैं, तो वो अपने साथ जो भी सत्रिया कलाकारों का इंटरव्यू करने वाली थी, उनमें अनु और एंजेला दोनों को साथ लेकर गई। एंजेला और अनु बहुत खुश थी। उन नृत्यांगनाओं के नाम प्रिया और रीता थे। दोनों डांसर्स जो थी, प्रिया और रीता, उनसे मिली एंजेला और अनु। ये प्रिया और रीता जो नृत्यांगनाएं हैं, ये लड़कियों को, बाकी की लड़कियों को सत्रिया डांस फॉर्म की कुछ मुद्राएं, मतलब कि जो हैंड फॉर्म्स होते हैं कि हाथ को कैसे कैसे फॉर्म किया जाता है, फोल्ड किया जाता है, वो सब बारीकियां, जो माइन्यूट सी चीजें होती हैं, डिटेल्स होती हैं, वो सिखा रही थी। एंजेला अत्यधिक प्रसन्न थी। वापस लौटने के बाद भी वह चलने, खाना खाने और यहाँ तक कि खेलने के दौरान वो नृत्य करती रहती थी, यानी कि उन्हें इतना अच्छा लगा था ये डांस फॉर्म। वापस लंदन जाने के बाद वह उन सभी रिकॉर्डिंग्स को देखती रही जो उसकी माँ ने रिकॉर्ड की थी। पूरे उत्साह के साथ वह असम की समृद्ध नृत्य परंपरा को याद करती रही। रंग बिरंगा सत्रिया और आनंदित करने वाला बिहू उसको बहुत याद आता था। माँ उसकी गहरी रुचि को समझ गई और उन्होंने पापा के साथ मिलकर एंजेला के लिए असमी नृत्य पर एक शानदार योजना तैयार की। एंजेला ने लंदन में अपनी कक्षा में स्वयं किए गए नृत्य की वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ उसका प्रदर्शन
प्रदर्शन किया। अब उसके मम्मी पापा को समझ आ गया कि एंजेला को असमी नृत्य में बहुत ज़्यादा रुचि है, वो बहुत इंटरेस्ट ले रही है। तो उसके द्वारा की गई रिकॉर्डिंग को, जो भी एंजेला ने रिकॉर्डिंग की थी डांस फॉर्म्स की, उसको उसके क्लास में दिखाया। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके सहपाठियों और शिक्षकों को वह बहुत अच्छा लगा, जो भी उसके साथ पढ़ते हैं या उसके टीचर्स जो हैं उनको वो डांस फॉर्म बहुत अच्छा लगा। एंजेला इस बात से बहुत रोमांचित हुई कि वे असम के खूबसूरत नृत्य की झलक उन सभी को दिखा पाई। उसे बहुत अच्छा लग रहा था और वो सोच रही थी कि जब मुझे इतना अच्छा लग रहा है तो माँ को भी हर बार ऐसे ही अच्छा लगता होगा जब वे कोई फिल्म बनाती होंगी। अब एंजेला के पास अपने लिए असम के नृत्यों, बिहू और सत्रियों के साथ खुद का मनोरंजन था। अब एंजेला के पास बिहू और सत्रिया, जो दो असम के मेन डांस फॉर्म्स उसने देखे, उससे रिलेटेड बहुत सारा एंजॉय करने का साधन था। इस चैप्टर के जो लेखिका हैं वो हैं जया मेहता जी, और इसको ट्रांसलेट किया गया है शिवेंद्र कुमार सिंह जी के द्वारा। अब हम लेखिका का परिचय जान लेते हैं। जया मेहता एक नृत्यांगना है, वे एक डांसर हैं, लेखिका हैं, शिक्षिका हैं और आप जैसे बच्चों की मित्र भी हैं। इसीलिए तो वे इतनी सरलता से आपके लिए भारतीय नृत्यों की सुंदर और बारीकियों को शब्दों में पिरो लेती हैं। इन्होंने कितने प्यारे तरीके से हमें डांस फॉर्म्स के बारे में बताया। इनका जन्म 1977 में हुआ। ये पाठ उनकी भारतीय नृत्यों से जुड़ी एक पुस्तक नृत्य कथा से लिया गया है। तो उनकी एक बुक है नृत्य कथा, उसमें से ये पाठ जो हमने आज रीड किया वो लिया गया है, जिसका हिंदी अनुवाद शिवेंद्र कुमार सिंह जी ने और चित्रांकन सुरुबा नतालिया ने किया है। जया मेहता स्वयं भी ओडिसी नृत्य में पारंगत हैं और कई वर्षों से देश विदेश में नृत्य प्रस्तुतियां दे रही हैं। वे बहुत बड़ी डांसर हैं। उन्हें उड़ीसा का जो डांस फॉर्म है ओडिसी, उसमें वो बहुत एक्सपर्ट हैं और देश विदेश में वो बहुत सारे स्टेज परफॉर्मेंसेस करती रहती हैं। सो इसके साथ ये चैप्टर हमने पूरा रीड कर लिया है। चैप्टर बहुत लेंदी था। अब इसकी जो एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट पार्ट में देख लेंगे। सो आई होप यू आर लविंग दीज वीडियोज। इफ यू आर डूइंग सो प्लीज लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कलियां टीवी चैनल फॉर मोर सच वीडियोज। थैंक यू सो मच।